नमस्कार, मैं हूं वीना दुबे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए जिए कुछ पल, दोनों पैर गंवा चुके अभिषेक ने बयां किया अपना दर्द। मनीषा के बहन बेटे ने दोस्त संग मिलकर की थी सोनकर परिवार के 4 लोगों की हत्या। कोरोना वॉरियर्स को निकालने में लगे हैं सीएमएचओ, क्या नई ज्वाइनिंग हो रही है गुलाबी परतों से। सीजीपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर जिला भाजयुमों ने फूका प्रदेश के मुखिया और पीएससी अधिकारी का पुतला। अब खबरें विस्तार से। जिंदगी के हर मुकाम पर इंसान चुनौती का सामना करता है, लेकिन चुनौती भी ऐसी कि जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठे। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि अपने दोनों पैर एक दुर्घटना में गंवा देने के बाद भी 35 किलोमीटर का सफर तय कर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद होता है। वहीं परिवार की खुशियों के बीच अपनी खुशियां भी तलाशता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिलाई 3 वसुंधरा नगर निवासी एटीएस जवान अभिषेक निर्मलकर की। 17 जनवरी 2020 की रात्रि अभिषेक अपनी एटीएस की ड्यूटी पूरी कर रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर दुर्ग आने के लिए दानापुर एक्सप्रेस खड़ी थी। जनरल बोगी में खचाखच भीड़ थी, लेकिन घर भी पहुंचना था। अभिषेक ने जनरल बोगी में सफर शुरू किया। भिलाई 3 रेलवे स्टेशन के समीप धक्का मुक्की में अभिषेक का पैर फिसल गया और वह गाड़ी के नीचे गिर गया। आंख खुली तो वह अस्पताल की बेड पर था। पैर हिलाने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि उसका एक पैर नहीं है। डॉक्टरों ने ढाढ़स बंधाते हुए दूसरा पैर भी शरीर से अलग कर दिया। बिना पैर के जिंदगी वीरान सी हो गई थी। अस्पताल से घर आने के बाद कई बार आत्महत्या करने का भी ख्याल अभिषेक के मन में आया, लेकिन वीराने में एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी। वो थी दोनों बच्चों की मुस्कान, जिसने जिंदगी जीने की कला सिखाई। एक बाप को उसके मासूम बच्चों ने ढांढस बंधाया। नतीजा ये निकला कि अभिषेक ने कृत्रिम पैर के सहारे चलने की कोशिश की। पत्नी कुलेश्वरी ने सहारा दिया तो पुत्र अभिमन्यु, पुत्री अभिरक्षा ने हिम्मत बढ़ाई। धीरे धीरे चलना शुरू हुआ और 20 अक्टूबर को अभिषेक ने एटीएस पुनः ज्वाइन किया। आज स्थिति यह है कि 70 किलोमीटर का सफर रोजाना अभिषेक पूरा करते हैं। आज भी उस काली रात को याद करते हुए अभिषेक का परिवार सिहर उठता है। अब शुरुआत में जब हुआ तो मुझे तो पता नहीं था, 9-10 दिन पता ही नहीं था, ना घर वालों ने भी पता नहीं चलने दिया, क्योंकि मेरे लिए उस चीज़ को सुनना और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। तो जब बाद में पता चला, शायद इनका दूसरा पैर भी चला गया था, तब पता चला और ये खुद बताए जब हॉस्पिटल गई थी तब। तो फिर अंदर से टूट गई थी, बहुत ज़्यादा ही टूट गई थी। तो फिर अब आप टूटी कि सर टूटे थे? आप दोनों नहीं मिलकर एक नहीं, जिंदगी की शुरुआत मैंने उनको नहीं, वो नहीं करने दिया कि मैं अंदर से कितना वो हो गई हूँ करके। अच्छा, आपने प्रकट नहीं होने दिया? नहीं दिया, क्योंकि ये खुद उस कंडीशन में थे। तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देख के वो भी वो हो जाए करके, टूट जाए अंदर से। तो कैसे भी करके इनको वो करती थी कि क्या हुआ, कुछ नहीं होता, मैं तो हूँ, मम्मी पापा हैं, सब हैं करके। लेकिन घर आती थी ना तो अंदर से एकदम वो रहता था कि क्या हो गया, बच्चे छोटे हैं, मम्मी पापा इतने एज हो गया है, कैसे करूँगी। लेकिन अब अंदर ही अंदर अपने आप को संभाल ली, क्योंकि मैं टूट जाती तो फिर बच्चे लोग को कौन संभालता, पति को कौन संभालता, मम्मी पापा हैं उनको। तो फिर अपने आप में संघर्ष करते रही, फिर संभाल ली कि अगर मैं टूट जाऊंगी तो इन लोग को नहीं संभाल पाऊंगी। बच्चे भी अभी एकदम छोटे हैं, घर में भी देखना है, माता पिता हैं। तो फिर ऐसे करके मैं अपने आप को एकदम से वो कर दी उस चीज़ को कि अब हो गया सो हो गया, आगे सब चीज़ को देखना है, इनको संभालना है करके उस चीज़ को एक्सेप्ट की।
अब जो हुआ है वो तो वापस नहीं आ सकता। तो फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाली। फिर ये 1 महीना हॉस्पिटल में थे। ये छोटी सी गुड़िया उस समय 1.5-2 साल की थी, छोड़ के जाती थी। जॉइंट फैमिली में थी तभी ये सब हैंडल कर पाई और ये भी कर पाए। अकेले रहती तो नहीं कर पाती। मम्मी पापा खूब सपोर्ट किए, ननद, इनकी छोटी बहन अपने घर में अपनी छोटी बेटी को छोड़ के यहाँ रही। हॉस्पिटल जाती थी अपने भाई के पास रोज़। देवरानी रहती थी, वो बच्चे को संभालती थी, मेरी छोटी गुड़िया को। पूरा सपोर्ट था मतलब फैमिली का। अगर नहीं करते तो नहीं हो पाता, ऐसा है। अब सर उसका इलाज करवाया एम्स में। अब उनकी खुशी खुशी है, बस यही कहते रहे कि जो गुजर गया पल उसको भूल जाओ, आगे बच्चों को देखना है। और हमारा क्या, हम तो औसत ज़िंदगी ख़त्म कर चुके हैं, 60 साल उम्र हो गया, बाकी तो आप ही लोग का संभालना है। तो उनको एक हौसला अफजाई करते रहे कि जैसा भी हो गया उसे याद करने से कोई मतलब नहीं है, आगे अपनी ज़िंदगी जिए और बच्चों को अच्छी ऐसी मतलब। तभी बोलूँगी जो हो गया है वो हो गया है। और कोई कुछ भी बोले, मुझे नहीं लगता मेरा भाई कमज़ोर है। कि आदमी शरीर से कमज़ोर होता है, दिमाग से नहीं। अगर उसका दिमाग मजबूत है, उसका दिल मजबूत है, वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकता है। उसके पैर गए हैं, बाकी उसका पूरा परिवार उसके साथ है, उसकी बीवी उसके साथ है, सब उनके साथ हैं। सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। अपने तरफ से जो भी सपोर्ट हो पाता है हम करते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो काफ़ी मजबूत इंसान है शुरू से। तो बस यही चाहते हैं कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे उनके साथ कुछ ना हो, बस यही चाहते हैं, यही प्रे करते हैं गॉड से। अमलेश्वर थाना अंतर्गत खुड़मुड़ा गांव में सोनकर परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या के 46 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की जांच अभी भी आरोपी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वहीं 31 जनवरी को अमलेश्वर पुलिस ने मृतक के बेटे, बहू और नाती को रात्रि में उठाकर तबीयत से तोड़ा। शायद वो अपराध कबूल कर ले, लेकिन आरोपी तो कोई और ही है, जिसकी ओर इशारा एकमात्र आंखों देखी मासूम सा गवाह दुर्गेश सोनकर कर रहा है। सोनकर परिवार के लिए 20 दिसंबर की रात्रि काली स्याह रात्रि साबित हुई। घर के मुखिया 60 वर्षीय बालाराम सोनकर, पत्नी 55 वर्षीय दुलारी सोनकर, पुत्र 32 वर्षीय रोहित सोनकर और बहू 27 वर्षीय कीर्ति सोनकर की निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह 11 वर्षीय दुर्गेश सोनकर को भी संघातिक चोट पहुंचाकर हत्यारे ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। उसी 11 वर्षीय दुर्गेश का बयान आज ग्रैंड न्यूज आप सभी के साथ शेयर कर रहा है। रात का निको इसका तो आदमी कौन है? कौन है? तेला ढंग से देखे नहीं वाला। वो आज तक नहीं देखे थे? हाँ नहीं देखे। अच्छा, का बोलत रही वो? आगे ले पे तो वो एक कनिक का हाथ रही 3 बजे का हाथ रही से का थे 3 बजे? एक कनिक आगे पेल दे बहु का हाथ रही से आगी ला पेल दे, कनिक आगे पेल दे बहु का हाथ रही से माला मोर। अच्छा, तोर दाइला बोलत रही वो? माला माला। हाँ। अच्छा, तो आगी जली फिर? नहीं, मैं माल की है बोलते जलाई से माँ आगे जलाओ की के पूछे होता, माँ आगे जलाओ की होता जलाई से। अच्छा अच्छा, फिर का हुई? जलाई तान वही जगह डंडा ले बैठी रही से एक जन को वाला ढंग से देखे नहीं हो। अच्छा, 2 जन आए रही? वाला ढंग से देखे नहीं हो। तो पहली बार तो देखे रहे होला कदला जो आए रही? हाँ, पहली बार देखे रहे हो। कुछ नाम नहीं बताई अपन? नाम नहीं। का नाम बताते इसको? नाम नहीं बताई से। नाम नहीं बताई? नहीं। तो दाइला नहीं बताई तो नाम लगे का नाम इकर? दाई ने बताई रही से वाला नहीं जाना। का बोले रही दाई हा? नहीं, का बोले रही दाई हा? दाई है माँ पूछे रही से ना, तो ऐसे बोले रही से दाई है। का बोले रही? कौन होगी के पूछे रही था मनीषा को कर बहनी के बेटा के बोले रही दाई है। मनीषा के बहनी के बेटा हवे? हाँ, उसने बोले रही दाई। ये कौन है? मनीषा कौन है? मनीषा वो हाथ जग रही थी। कहाँ? वो हाथ ही जग कौन दहर? वो हाथ जग रही थी। महासमुंद दहर? नहीं, वो हाथ जग रही थी। कौन दहर?
यही जा रहे थे मनीषा में? हाँ मनीषा के दाई के बेटा बताते रहे थे? नहीं मनीषा ककर बहनी के बेटा। मनीषा काका बहनी के बेटा है? नहीं मनीषा ककर बहनी के बेटा। मनीषा के बहन के बेटा है? मनीषा के बहन के बेटा है? हाँ का नाम बताई सकर? नाम नहीं बताई। अभी देखबे तो पहचान लेबे थे? हाँ हाँ कैसने दिखा थे वो? हाँ कलवा टाइप की रही से। कलवा टाइप की? और का खुखरी उखरी बने रही थी? कुकरी हाँ बने रही से पे। तो फिर वो खाई वो? हाँ खाई रही से दाई बोला नहीं जाना खाई रहते दाई के खाई से। और ते जब सवेरे उठ के गए तो का देखे थोड़ा? उठे ना तो मैं आगे जला के माल था जल्दी से बताए एक जनाई से उन तेला ढंग से देखे नहीं और बाद उड़ा गीस पापा कैसे नहीं होती कि गी से बता तम टाका जगह जाके आधा की चिल्ले तम में गया वो। कौन चिल्ला रही थी? आदाई गई थी माँ। माँ? हाँ फिर से गए टाका रहा? हाँ तान गया दौड़ ना ये जगह आगे रही से मत जाओ डांग कहीं नहीं है कि तान में दौड़त तब भी जागे में सुबह का थी तब भी भागत चल दी। तो चलो फिर धक्का दे रही वो? हाँ तान आग बाद आके मारती पाछू रहन लग पाछू डाली लौठी मारे है? लौठी नहीं मारे पाछू रहन लाख मारी से भी। पाछू डाल ले आके मारी से? कतक जन रही तुम? 2 जन रही? 1 जन रही? मैं 2 जन वाला देखिए। 2 जन ला देखे थे? हाँ एक ठन मनीषा की बहनी के बेटा है हाँ और एक ठन दूसर कौन रही? ओला नहीं जानो। वो कैसने दिखत रही? वो लाली टोपी पहने रही। लाली टोपी? हाँ रात को लाली टोपी पहने रही वो? हाँ वो कुछ बोले नहीं तोला? तो नाम उम नहीं पुकारिस? नहीं नहीं पुकारे? नहीं पुकारे। दुर्गे हाँ एक बात ला ध्यान कर भाई, वो दिन रात में ना जब ते गेस है ना हाँ और दाई है बोला खुखरी बना के खिलाए रही, ठीक है? तो वो हाँ कैसे दिखत रही एकदम अंदाज से बतावे ना। बोला कभी देखे हंसते हैं पहले? और पहले कभी नहीं देखे हंस? नहीं तो तोर घर में कभी आए रही सो? नहीं कभी नहीं आए रही? और बोला देखबे तो पहचान लेबे थे? हाँ मनीषा के जो बहनी के बेटा ला कहते वो? हाँ बोला कभी देखे हंस? कौला मनीषा के बहनी बेटा ला? मनीषा को वही बेटा देख डाले। कैसे दिखते वो? वो तो ओकर गाड़ा में तो ऐसे नाम ये फोटका टाइप के नहीं है। चेचक के दाग हवे ओकर? हैं? चेचक के दाग टाइप के है ओकर चेहरा में? ना नेवे का हरे थे। दाग हवे ना? हाँ तो ये जो आए रहे थे यू के चेहरा में दाग हवे? हाँ अच्छा का बोलिस? चलो तो नाम ले पुकारत रहीस का? मोला नहीं तो नाम ना नहीं लिस? नहीं दाई करा जाके बैठे रहीस? आई दाई संग पाछू घूमे होकर दाई के। अच्छा दाई के पाछू घूमे हाँ और दाई के पैर छुए रहीस? दाई के नहीं दाई ओकर पैर छुए रहीस? हाँ दुर्गेश सोनकर जिस मनीषा की बहन के बेटे की बात कर रहा है, पुलिस उसे क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? उल्टा रविवार 31 जनवरी की रात्रि पुलिस सोमनाथ सोनकर, उसकी पत्नी लता सोनकर और बेटे संजय सोनकर को थाने ले गई। थाने में पुलिस ने तीनों की जमकर कुटाई की। कारण बाड़ी में हत्या होने के पश्चात वहां के घर पर रखे हुए नगद रुपए लगभग 1 लाख जो कि खेत के घर पर रखे हुए थे, उसे लता सोनकर घर पर उठा लाई थी। पुलिस को बताना चाह रही थी लेकिन उसकी मामी ने मना कर दिया। हाँ मोला पापा और माल तीनों जन ले गिरिस। माँ मला पहले ले गिरिस से ताना मला ले गिस से बे। मोला 10 बजे रात का ले गिस से बे। कौन दिन है? संडे के दिन हरे। संडे के दिन हवे? हाँ और दिन ले गिस से बे। थाना में पैसा जानता नहीं जाना से कि पूछी से बे। तब मैं नहीं जाना था, तेल नहीं जाना था क्या? अब बुखार धरी से पूछी से कैसे लागत इसी के क्या बुखार धरे के? हाँ तहन मारी से बे गाली गाला तहन हे बे जिसे कुम्हारी ले गई कि कुम्हारी नानी से थे। नानी से भी हमारा तहन तीनों झगड़ा मारिस भकाव तहन 5 के बजे तक मारिस तहन घर भेजी से बे। कौन मारे से? काटिए की थे मारे से बे।
तो ये वहाँ पूरा ततना धरी नहीं ततना धन पूरा दारू पिए रही से भी हम पुलिस वाले मन हाँ हाँ दारू पिए रही का तो अच्छा अच्छा काला काला मारिस तोला मारिस और माँ और पापा ला वहाँ मारिस से मोनिका मैडम मारिस माला और वहाँ इस नहीं तो टूरा मारिस माला टूरी भी नहीं मारिस से तुझा मारिस मन हाँ पुलिस वाले आदमी मारिस है हाँ तो तोर आँख में ये सूजन है इधर दिखा ये वही के मार के हवे हाँ और कहाँ मारिस तोला यादें जाने जान मारे रही से भी दिखा ना जांग में अभी तो हो गई ठीक हो गई जान कल मारे रही से ये मतलब पूरा ये मतलब जैसे टांग टांग के पूरा मारे रही से पैंट कपड़ा मतलब पूरा मतलब पूरा टांग टांग के टांग के मारे रही हाँ घुटना टेका टेका के मारे रही से घुटना टेका के हाँ घुटना में नाम है तो संजय संजय हाँ तो दादा के नाम का है सोमनाथ हमन कुछ नहीं जाना नहीं सी कि बोला तो तुमन कबूल दो तुम्हार सजल कम करवा देबो तो तुमन कबूल लो तुम्हार सजल कम करवा देबो इसी की बोलत रही से वहाँ लेके कुम्हारी थे इसने का हाँ मारे तीसने मारे पापा नीचे में सूत गिरी से ताव लाते लाते मारी सुबह तो पापा लसन हाँ ला और माँ के कर मुड़ी फूटे है तो माँ कहाँ है अभी माँ ले गए वो कहाँ की थी यहाँ लेगी से पुलिस है हाँ अभी आके ले गई नहीं वो बुलाई से भी थाना नहीं तगी से भी कोर्ट जाही सीगी से थाना बुला के कोर्ट भेजी से हाँ तो तोर दाई है का एक्सेप्ट कर ली इसका कि मारे ही नहीं जाना माँ कुछ नहीं बोले हाँ न कुछ नहीं करें तेरा कुछ नहीं करें कि बोले हैं और तीसने मारे मन तो कबूल लो तुम्हारा सजल कम करवा दो इसी को बोले मन क्या कारण है कि पुलिस मनीषा की बहन के बेटे को खोजने में असफल है? वहीं आरोपी एक नहीं बल्कि दो हैं। प्रत्यक्षदर्शी गवाह दुर्गेश ने एक नहीं दो हत्यारों की पुष्टि की है। दुर्गेश के सिर पर अब भी चोट के निशान मौजूद हैं, क्योंकि हत्यारों ने घटना के दिन दुर्गेश के सिर को दीवार पर दे मारा था। कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना काल में जिले में कोविड सेक्टरों में कार्य करने के लिए डॉक्टर, नर्स, आईसीयू स्टाफ, वार्ड बॉय, लैब असिस्टेंट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और सफाई कर्मियों की संविदा नियुक्ति का कार्य दुर्ग जिले में किया गया था, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई तो वहीं एक नर्स का 4 माह का गर्भपात भी हुआ। कोरोना वैक्सीन आने के बाद से जिला चिकित्सालय के सीएमएचओ अपनी मनमानी चलाकर इन 180 लोगों को नौकरी से निकालकर अब इनकी जगह नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं। जहां एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी में त्राही त्राही कर रहा था, तो वहीं दुर्ग जिले में भी इस महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन अपने स्तर की तैयारी कर रहा था। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में लगभग 184 लोगों की संविदा नियुक्ति की गई, जिसमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, आईसीयू नर्स, वार्ड बॉय, लैब असिस्टेंट, मेडिकल बायोलॉजिस्ट और सफाई कर्मी को शंकराचार्य कोविड अस्पताल, चंदूलाल मेडिकल कॉलेज और झींट के सामुदायिक केंद्र में नियुक्त किया गया। जी मैडम, आज कोरोना काल धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। हम कोरोना काल में ड्यूटी करें, स्टार्टिंग से लेके हमारा संविदा में भर्ती लिया गया था, बट आज ऐसा लग रहा है हमारा पोस्ट निरस्त होने को है। हमें 28 फरवरी का आदेश आ गया है कि हमें निकाला जाएगा। हम लोग सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि अपने पोस्ट में हमें निरंतर रखे जाए, कार्य हम अवधि बढ़ाया जाए। हम इतनी उस वक्त काम करे हैं जिस वक्त कोई अपने घर से निकलने को तैयार नहीं था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्य करने के लिए राज़ी नहीं था। उस वक्त हम लोग जान जोखिम में डाल के अपना कार्य कोरोना काल में अपनी ड्यूटी करे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ सरकार से, हम साथियों की तरफ से, हम सभी साथियों की तरफ से, कि हमारे भविष्य उज्जवल हो, हमें मौका दे और कार्यरत हमारा आगे बढ़ाए, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। हम अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के यहाँ आए हैं। सबको उम्मीद है एक अपने शासन से कि एक सरकारी जॉब जिसकी सबको एक ज़रूरत होती है आज के तौर पे, तो आज के तौर पे हम अब सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे।
पहले 2 माह, फिर 2 माह, उसके बाद फिर 3 माह के लिए इन लोगों का कार्यकाल बनाया गया। अब 28 फरवरी को इनको निकालने का आदेश जिला चिकित्सालय के CMHO डॉक्टर गंभीर सिंह ने जारी कर इनके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा कर दी है। पहले तो मैडम हम लोग की ज्वाइनिंग जो है कोरोना काल के एकदम प्रथम चरण से शुरू हुआ था, तभी हमारी सविधा में भर्ती ली गई थी और हमें 2 महीना ड्यूटी कराया गया, फिर धोखे में रखा गया कि 2 महीना आपको निकाला जाएगा, फिर 2 महीना फिर बढ़ाया गया, फिर 3 महीना बढ़ाया गया और अब जो है 28 फरवरी को हमारा लास्ट डेट है, जिसमें हमें सीधा लिखा गया है, दे दिया गया है कि आपको हटाया जाएगा, आपकी कार्य अवधि समाप्त हो जाएगी। तो मैडम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई हमें जब इतना टफ समय में हमारा भर्ती लिया गया था, हमसे सारी सेवाएं ली गई, हमने सारा सेवा तन मन से किया है, तो जब अब कोरोना ख़त्म हो रहा है तो अब नए स्टाफ को वहाँ से क्यों उनसे काम लिया जाएगा, उनको क्यों भर्ती कर रहे हैं ना आप। और हम जब वहाँ पे हैं तो कम से हमारे से ही सेवा लिए जाए, हमारे कार्य को निरंतर जारी रखना चाहिए। तो ये ना करके इन सब हमें यहाँ से निकाला जा रहा है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हम यही कहना चाहते हैं। कोरोना काल में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तब इन लोगों ने कोरोना संक्रमितों के इलाज में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। इस कार्य में जितेश बघेल की मौत हुई तो वहीं नर्स अंजू देशलहरे का 4 माह का गर्भपात हुआ। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के लिए जान की बाजी लगाने वाले ये कोरोना वॉरियर्स 28 फरवरी को बेरोजगार हो जाएंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन इन लोगों को प्रशासन द्वारा इनके कार्य के लिए अपनी नौकरी की बहाली के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से भी उनकी शादी की सालगिरह के दिन मिलकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा। आखिर क्या कारण है कि CMHO इन लोगों को निकालकर नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं? क्या ये लोग कम पढ़े लिखे हैं या फिर जिनकी ज्वाइनिंग CMHO द्वारा की जा रही है वो लोग गुलाबी पत्तों के साथ ज्वाइनिंग ले रहे हैं? ये काफी सोचनीय पहलू है, क्योंकि CMHO 2 माह बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनकी इस तरह की कार्यशैली पर अब सवालिया निशान भी लगने लगे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के मुद्दे को लेकर गुरुवार को जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल व PSC के पुतले का दहन किया गया। CGPSC में हुई गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन व आंदोलन की प्रक्रिया जारी है। इसी के तहत दुर्ग के शहीद चौक में भी जिला भाजयुमो के द्वारा प्रदेश के मुखिया व PSC के पुतले का दहन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिला भाजयुमो ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में आयोजित हुई सहायक प्राध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली के मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क पर उतर आई है और इस मामले को लेकर जिले भर में भाजयुमो द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पुतला दहन भी उसी कड़ी का हिस्सा है। पुतला दहन को लेकर जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन व महामंत्री राहुल दीवान ने बताया कि सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के तहत रायपुर के एक परीक्षा केंद्र में अनुपस्थित छात्र का इंटरव्यू कराना व नियुक्ति देने का मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ था कि अब दुर्ग जिले के एक परीक्षा केंद्र में सभी 80 विद्यार्थियों का एक साथ उत्तीर्ण घोषित किया जाना लोगों के मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है और इस तरह से लगातार धांधली की शिकायत सामने आना इस बात को दर्शाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा पारदर्शी नहीं है। एक योजना के तहत प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित किया गया था 2019, इस परीक्षा में घोटाला हुआ है। हम लोगों ने कल जिलाधीश को CM के नाम से ज्ञापन सौंपा था और आज भारतीय जनता मोर्चा के प्रदेश इकाई ने पूरे प्रदेश में इसके विरोध स्वरूप पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसके तहत दुर्ग जिला भारतीय जनता मोर्चा द्वारा PSC का और भूपेश बघेल जी का पुतला हम लोग जलाए हैं। सब लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से घोटाले भ्रष्टाचार चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से बेरोजगारों के साथ सभी वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है और अभी जो परीक्षा हुई है सहायक प्राध्यापक की, उसमें परीक्षा केंद्र में जो छात्र उपस्थित नहीं था उस छात्र को इंटरव्यू में बुलाया गया, उसको नौकरी दिया गया और दुर्ग जिले में जो एक परीक्षा केंद्र था उस परीक्षा केंद्र के पूरे छात्र जो 80 छात्र उस परीक्षा केंद्र में उपस्थित हुए थे उसको उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ये अविश्वसनीय है। इसी में जिस तरह की गड़बड़ी हुई है, हम ये चाहेंगे शासन से कि तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए और जो जिनकी भी इनकी गड़बड़ी में सम्मिलित हैं उन पर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
और अगर आने वाले समय में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से तरक्की कम और घोटाले ज़्यादा हो रहे हैं। विकास कुछ नहीं है, सिर्फ घोटालों की विकास हो रही है। श्री साईं नमन इवेंट एवं होटल द रोमन पार्क के संयुक्त तत्वाधान में रंगीलो राजस्थान मीना बाजार का आयोजन होटल द रोमन पार्क में आयोजित होना है, जिसे लेकर आयोजन समिति के लोगों ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। दुर्ग में 6 व 7 फरवरी को श्री साईं नमन इवेंट एवं होटल द रोमन पार्क के संयुक्त तत्वाधान में रंगीलो राजस्थान मीना बाजार का आयोजन किया जाना है। आयोजनकर्ताओं की माने तो इस रंगीलो राजस्थान मीना बाजार में राजस्थानी व्यंजनों का आनंद, बच्चों के लिए खेलकूद व अन्य मनोरंजन के अलावा राजस्थानी फोक डांस, राजस्थानी संगीत, कठपुतली शो, कांची घोड़ा नृत्य की व्यवस्था की गई है। रंगीलो राजस्थान मीना बाजार में पहुंचकर लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ 2 दिनों तक इस आयोजन का भरपूर आनंद उठा पाएंगे। श्री साईं नमन इवेंट की प्रिया भौमिक ने आयोजन को लेकर संपूर्ण जानकारियां कुछ इस तरह से दी। जी, किस तरह का आयोजन हो रहा है? रंगीलो राजस्थान फ्ली फेयर हो रहा है, जिसमें राजस्थानी थीम पे हमने पूरा डेकोरेशन किया, पूरा थीम दिया हुआ है। ऐसे एग्जीबिशंस तो बहुत सारे होते हैं, बट लोगों को सिर्फ शॉपिंग करने के लिए ना बुलाते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर एक थीम दे, ताकि एंटरटेनमेंट और बच्चों के उससे लेडीज़ जेंट्स सारे लोग आके पूरा एंजॉय कर सकें, अपने सैटरडे संडे वीकेंड अपनी फैमिली के साथ आए, एक छत के नीचे आए और पूरा एंजॉयमेंट कर सकें। इसी के लिए हमने ये आयोजन किया है। क्या खास होगा इसमें? इसमें खास ये है, राजस्थानी कालबेलिया डांसर रहेंगे, छोकरदानी जैसे कि सभी लोगों ने जानते हैं, वैसा ही एक मिनी छोकरदानी हम यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं होटल द रोमन पार्क में। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे, और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिलाई में एक दिवसीय जॉब प्लेसमेंट कैंपस का आयोजन किया गया, जिसमें युवा बेरोजगारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने आप को कंपनी की आवश्यकता के अनुसार खरा साबित करने का प्रयास भी किया। कोरोना काल में सबका जनजीवन प्रभावित हो गया है। कुछ युवाओं का रोजगार भी छीन गया है। ऐसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्फोसोर्स, रेनब्रेक लाइन्स, एमएमसी, प्रज्ञापुर, सिद्धपीठ, हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिलाई में कैंपस साक्षात्कार आयोजित किया गया। इसका लाभ लेने के लिए सुबह से ही युवा बेरोजगार पहुंच गए थे। इस कैंपस में समस्त व्यवसाय में आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिनकी उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच थी, ऐसे युवा बेरोजगार अपने समस्त संबंधित स्वयं सत्यापित आवश्यक दस्तावेजों, शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हुए और बारी बारी से अपने अपने प्रमाण पत्रों की जांच कराकर कैंपस साक्षात्कार में कंपनी की ओर से आए लोगों ने युवक व युवतियों का साक्षात्कार लिया, साथ ही कंपनी की सारी कार्यप्रणाली से अवगत कराया। जो कि 1962 से संचालित है। यहाँ पे इस आईटी में अनेक बार प्लेसमेंट हुआ। इसी तरह में आज हैदराबाद की इन्फोसोर्सेस कंपनी द्वारा विभिन्न ट्रेडों के लिए 100 पोस्ट का इनका रिक्वायरमेंट था। इनके लिए यहाँ पे आज कैंपस इंटरव्यू रखा गया और चालू है, जिसमें अधिकांश बच्चे सम्मिलित हुए विभिन्न व्यवसाय के, जिनको कंपनी द्वारा 9,500 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड के स्वरूप अभी दिया जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू उनके जॉब के परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें परमानेंट के लिए ऑफर लेटर भी प्रस्तुत किया जाएगा।
भिलाई नगर निगम के ठेकेदारों का भुगतान कई वर्षों से लंबित था, जिसकी मांग ठेकेदारों द्वारा हड़ताल और प्रदर्शन कर भिलाई नगर से लगातार की जा रही थी, जो अब पूरी होती दिख रही है। नगर पालिक निगम भिलाई के ठेकेदारों द्वारा निगम आयुक्त से अपनी लंबित भुगतान की मांग 5 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन कर लगातार की जा रही थी। करीब 3 माह से अधिक दिनों तक चले धरना प्रदर्शन में निगम के ठेकेदारों की मेहनत और संघर्ष रंग लाया। निगम के अधिकारी अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागे और निगम के ठेकेदारों के धरना स्थल पर पहुंचकर 15 दिन के अंदर लंबित भुगतान पूरा करने का आश्वासन देते हुए जूस पिलाकर धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया। और इनकी जो मांगे थी, इनके जो भुगतान है, पुराने कई मदों के भुगतान है, तो अभी शासन से पत्राचार हुआ है। शासन से आश्वासन भी प्राप्त हुआ है कि कम से कम इनके जो एक मद का पैसा है वो भी पहले तो 10-15 दिन में इनका भुगतान हो जाएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं और हो भी जाएगा। और बाकी और भी जो बचेंगे तो उसका भी हम ये मान के चल रहे हैं कि एक आध महीने में, ये महीने में, मतलब इस वित्त वर्ष के अंदर इनका भुगतान हो जाए टोटल। अभी तो देखिए राशि अब कितनी प्राप्त होती है, मदवाइज आएगी। इनाम 4/2/2021 के अंतर्गत हमारे द्वारा कमिश्नर साहब से 1 बजे मुलाकात की गई। चर्चा के बाद में कमिश्नर साहब ने ये कहा कि हम अति शीघ्र आप लोग के भुगतान की व्यवस्था कर रहे हैं, बशर्त है कि आपके द्वारा ये पंडाल को हटा दो और विगत आने वाले 15 दिन के अंदर मैं आप लोग के भुगतान की व्यवस्था मैं करवा रहा हूँ और अपने तरफ से भरसक प्रयास कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप लोग का संपूर्ण भुगतान हो जाएगा। किंतु अभी वर्तमान में 10 से 15 करोड़ रुपए का भुगतान की उन्होंने हमको स्वीकृति दिया है, जो कि मत के अनुसार है। जैसे 367 का हो गया है, पर्यावरण वाला मत हो गया है। हमने इस धरने की शुरुआत की थी, हमारे ठेकेदार संघ के द्वारा जब इस धरने की शुरुआत 5 अक्टूबर 2020 को की गई थी। हमने अपने किए हुए कार्यों की राशि की मांग जब हमने आयुक्त महोदय द्वारा की गई थी, तो लगातार विभाग द्वारा ये कहा गया है कि इन कार्यों की स्वीकृति नहीं थी, बगैर स्वीकृति के कार्य करवा लिया गया है। पर आज सुबह जब हमारी आयुक्त महोदय से हमारा ठेकेदार प्रतिनिधिमंडल हमारे अध्यक्ष राजेंद्र कुमार पाटनी जी के नेतृत्व में मिला, तो उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि सभी 366 पर्यावरण मद इनकी स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी है। 10 से 15 दिवस के अंदर राशि प्राप्त हो जाएगी। भिलाई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों के लंबित भुगतान को लेकर जल्द भुगतान किए जाने के उचित आश्वासन मिलने से सभी ठेकेदार संघ के लोग काफी खुश हैं और मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कह रहे हैं आप भी सुने। 122 दिन पूर्ण कर लिए। 122 दिन में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कमिश्नर साहब ने हमको कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। बस बार बार ये बोलते रहे शासन से पत्र आएगा, शासन से पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, आप लोग की स्वीकृति नहीं है, ये दुनियादारी के बारे में बोलते रहे। लेकिन आज जो मुलाकात हुई और इसके पहले पूर्व हम लोगों ने महापौर जी के साथ जाके जो कलेक्टर के साथ हम लोग की मुलाकात हुई थी, उसमें एक पॉजिटिव रास्ता निकला था। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा में नगर निगम के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वार्ड में हो रहे आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण पर अब वार्ड के लोगों ने आपत्ति जताई है, जिसे लेकर वार्ड 8 तकियापारा में गुरुवार की सुबह निगम अधिकारी व पुलिस बल तैनात रहा। गुरुवार की सुबह दुर्ग के वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा में लोगों के बीच आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण एक विवाद के रूप में या यूं कहिए कि एक समस्या के रूप में सामने आया, जब वार्ड के लोगों ने आंगनबाड़ी निर्माण और आंगनबाड़ी केंद्र में निकासी के लिए लगाए गए दरवाजे पर सवाल उठाए और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। वार्ड की स्थिति को देखते हुए निगम के अधिकारी पुलिस बल के साथ वार्ड में मौजूद हुए और निर्माण कार्य को आरंभ करवाया, लेकिन दबे स्वर में सभी मौजूद लोगों ने आंगनबाड़ी निर्माण व उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए लगातार विरोध करते रहे। मौके पर मौजूद वार्ड के पार्षद अब्दुल गनी और निगम अधिकारी VC मिश्रा ने निर्माण को लेकर कुछ इस तरह की जानकारियां दी। विवाद कुछ नहीं हो रहा है, ये एक सोच है। कोई चीज़ बनती है तो जब बनती रहती शासकीय चीज़ें जब निर्माण होती, चाहे सड़क का नाम हो, नाली हो, भवन हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये घनी बस्ती वाला इलाका है तकियापारा। यहाँ पे हमारे पास में कहीं भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पे हम सार्वजनिक कार्यक्रमों को या योजनाओं को लागू कर सकें। आंगनबाड़ी पूरे शहर में 53 आंगनबाड़ी के नाम से स्वीकृति हुई थी, जिसमें 13 आंगनबाड़ी बने, 13वां आंगनबाड़ी है। अब वो 13 आंगनबाड़ी के लिए जगह नहीं होने की वजह से यहाँ पर दिक्कत हो, लेकिन हमारे पास जो जगह उसमें बना रहे, कुछ मेन गेट है, मेन गेट के बाद बाजू गेट है, कुछ यहाँ पे बाजी लोगों का मकान भी है,
और लगा हुआ सटा हुआ मकान है, कल नालियाँ भी है, उसको साफ़ भी करना है। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए अगर जहाँ आवश्यकता होगी दरवाजे और खिड़की की तो वहाँ दरवाजे खिड़की लगाएंगे, जहाँ आवश्यकता नहीं होगी वहाँ नहीं लगाएंगे। ये यहाँ के मोहल्ले वालों की डिमांड के ऊपर से तय करना है बस। मेरे को आदेश मिला है नगर ये जो आंगनबाड़ी का कार्यक्रम है, पहले यहाँ अतिक्रमण था उसको हटा के यहाँ आंगनबाड़ी बनवा रही हैं। अब बनवाने के लिए बोला गया है कि यहाँ दरवाज़ा खिड़की भी लगाना है, तो मेरे को नहीं लगाने दिए यहाँ के लोग। तो पुलिस फोर्स के साथ है, अधिकारी मेरे साथ हैं, खुद आए थे, यहाँ बैठे थे, जो भी तकलीफ परेशानी उनसे बात करिए। यदि वहाँ से ऑर्डर हो है यहाँ पर दबाव में काम, तो जो ऊपर से आदेश अपने अधिकारियों को जो ऑर्डर आया है उसको कर रहा हूँ। यदि वो ऊपर से अधिकारी बोल देते हैं कि यार नहीं किया जाए तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। वहीं वार्ड में निवासरत मुरलियाबाई ने बताया कि पिछले कई सालों से उनकी झोपड़ी गिरने की कगार पर है। निगम द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन झोपड़ी के स्थान पर पक्का मकान बनाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है, जिसके लिए निगम के कई चक्कर लगाकर थक चुके हैं और आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है। ये बन जाए बेटा, और मेरे बरसात में ना इतना पानी घुसे रहता बेटा, हम खा पका नहीं सकते हैं। आज मेरे को 40 साल हो गया बेटा यहाँ रहते। निगम से सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सब दे दिए बेटा, कई बार दे दिए, फोटो सब चीज दे दिए बेटा। मकान को बनाने की पहल नहीं की जा बहू जाती दौड़ दौड़ के कहते हैं फल उसमें कौन से जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, ऐसा बोलते हैं बेटा। आ जाती बहू। अभी किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? क्या देख तो रहे हो बेटा, क्या परेशानी है। तो दूसरी तरफ वार्ड में रहने वाली कुलसुम मिर्जा व खालिक रिजवी ने बताया कि वार्ड में आंगनबाड़ी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उसकी आवश्यकता वार्ड में नहीं है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में निकासी के लिए लगाया गया दरवाज़ा भी साजिश के तहत लगाया जा रहा है। वार्ड में बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा गया कि आंगनबाड़ी निर्माण से आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत निर्माण किया जा रहा है वो गलत है। ऐसी कि जहाँ ज़रूरत है दरवाज़ा वहाँ नहीं दे के लोगों की गली में दे रहे हैं, और यहाँ आंगनबाड़ी की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ के मोहल्ले वाले कोई आंगनबाड़ी नहीं जाता, कोई कुछ नहीं। इंग्लिश मीडियम में सब बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ दूसरे लोग आके वो करेंगे, ज़बरदस्ती मोहल्ले को ख़राब करेंगे, इसलिए हम लोग आपत्ति लगा रहे हैं। कौन किसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है? ये आसिफ नेता है, ये ज़्यादा वो करके रखा है हमारे मोहल्ले के, और हमारे घर के पीछे ज़्यादा पड़ा हुआ है। हर चीज़ में आपत्ति लगाता है और कुछ ना कुछ करते रहता है जी। कई बार बोले, अधिकारी आते बोलते हैं कि इससे बोलो उससे बोलो, हम लोग जाएँ कहाँ बोलने, वही नहीं समझ में आता। वार्ड पार्षद की क्या प्रतिक्रिया? वार्ड पार्षद आज ही आए हैं, इतने दिन से आ रहे नहीं हैं। हम लोग बुलाते हैं तो भी नहीं आते हैं, फ़ोन भी करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसलिए हम लोग कई बार उनको बोल चुके हैं। मोहल्ले वालों का तो पहले कहना यहाँ था कि आंगनबाड़ी यहाँ पे मत बनाया जाए, कहीं और बनाया जाए, ये जगह की जो है दूसरी चीज़ के लिए रखा जाए। लेकिन मोहल्ले वाले के चलते में तो नहीं होता है। निगम प्रशासन जो चाहती वो होता है। तो प्रशासन हिसाब से अपन ये चाह रहे कि प्रशासन अगर चाह रही कि यहाँ पे आंगनबाड़ी बनाया जाए तो अपन उसमें सहमति दिए थे कि आप बिल्कुल आंगनबाड़ी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि निगम की जगह है, वो कुछ भी कर सकती है, उनकी जगह है, वो कुछ भी बना दे। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है टोटल काम फाल्स का हो रहा है। यहाँ पे जितने भी निगम अधिकारी है कुछ दबाव में है, प्रेशर में है। अभी ये भगवान ही जानता है कि इन लोग क्या प्रेशर में है। अगर आपको जो नियम से अगर ये बनाना चाहिए, अगर वैसा बना नहीं रहे, और जबकि इनको दरवाज़ा चाहिए था सामने में फ्रंट में देते कि फ्रंट में ज़रूरत है, लेकिन साइड में जहाँ दे रहे हैं, जहाँ वार्ड वाले बाजू में उनका घर है, उनको बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, उसकी जगह में बाथरूम भी दे रहे हैं जहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बाथरूम, जबकि यहाँ देना चाहिए। आप जगह देख सकते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई वहाँ सही है हुआ, तो बिल्कुल हम उसके साथ में हैं। फिलहाल एक अच्छी सोच को दिमाग में रखकर नगर निगम द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वार्ड के लोगों ने आंगनबाड़ी निर्माण पर सवाल उठाते हुए पूरी कागजी प्रक्रिया को सामने रखने की बातें की हैं। वह गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग कर निर्माण पर रोक लगाने व आंगनबाड़ी केंद्र के निकासी दरवाजे को सामने की तरफ रखे जाने का निवेदन किया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई है। मुख्य मार्ग से लगे हुए प्रियदर्शनी परिसर में सुपेला थाने के सामने अवैध निर्माण को पूर्णतः ध्वस्त कर निस्ते नाबूद कर दिया गया। यह एक ही स्थल पर निगम की दूसरी बड़ी कार्यवाही है। ज्ञात हो कि निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग, अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध समस्त जोन आयुक्त को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रारंभिक दौर में ही ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने कहा है। इसी के परिपालन में जोन आयुक्त जोन 1 सुनील अग्रहरी की टीम ने आज पुनः प्रियदर्शनी परिसर पूर्व के अवैध निर्माण पर कार्यवाही की है।
प्रियदर्शनी परिसर पूर्व में बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था। इन्होंने निगम से किसी भी प्रकार से अनुमति प्राप्त नहीं की थी, जबकि निर्माण कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा था। मामला निगम आयुक्त के संज्ञान में आने पर उन्होंने जोन के अधिकारियों को कार्यवाही नहीं करने को लेकर फटकार भी लगाई थी तथा जोन आयुक्त को कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए थे। प्रियदर्शनी परिसर पूर्व में भूस्वामी द्वारा अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 एवं 294 का उल्लंघन है। इसी के कारण आज जोन क्रमांक 1 सहायक अभियंता अनिल सिंह के नेतृत्व में उप अभियंता अरविंद शर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, राजेश गुप्ता ने अवैध निर्माण को बेदखल किया। निर्माणाधीन भवन में कॉलम एवं स्लेब की ढलाई कर ली गई थी। इस सभी निर्माण को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के अंतर्गत निर्माण को हटाने की कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि इसी स्थल पर विगत कुछ दिन पूर्व कार्यवाही करते हुए स्लैब के प्लेट को हटाने तथा निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी, परंतु आज की कार्यवाही में निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। अवैध निर्माण को लेकर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। एक बार और इस पर कार्रवाई की गई थी और प्रारंभिक तौर पर जो कार्रवाई हुई थी जिसमें स्लैब को उसके प्लेट हटाए गए थे और इसके साथ ही निर्माण पर रोक लगाई गई थी। एक्चुअली प्रियदर्शनी परिसर पूर्व मुख्य सड़क से लगा हुआ प्लाट क्रमांक A3, A2, A12, A13 जो पी सरला है एवं अन्य है उनके द्वारा सभी को जोड़ करके निर्माण कार्य किया जा रहा था और इसको चूँकि जेसीबी जाने का वहाँ पे रास्ता नहीं बन रहा था, आज जेसीबी वहाँ तक पहुँच गई है और रास्ता तैयार करके पूरा निस्ते नाबूद करने का कार्य जो है वो नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किया गया है। और इसका प्रमुख ये था कि जितने भी ये निर्माण करता थे जो भूस्वामी थे उनके द्वारा जो है बिना परमिशन के निर्माण कार्य किया जा रहा था, जो कि अधिनियम 1956 की धारा के तहत ये दंडनीय अपराध था और इस अपराध के तहत में जो है बड़ी कार्रवाई निगम भिलाई के द्वारा आज की गई। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।